welcome to Learn Pharma. Today our topic is action potential. Now what is action potential? Action potential क्या होता है कि हमारी जो कोई भी नर्व या मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसके जो चार्जेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब वोल्टेज के चार्जेस में जो चेंजेस आ रहे हैं जब वो स्टिमुलेट हो जाती है, मतलब उसको कोई स्टिमुलाई मिलता है. सर्विंग टू ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स, जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए जो फाइबर की मेम्ब्रेन के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. अब बेसिकली इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब क्या हो रहा है, स्टिमुलाई हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड क्या किसे कह रही हैं. हम इसे कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कभी कोई बहुत गर्म चीज़ अगर हमारे उसके ऊपर हाथ लग रहा है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें यहाँ से हाथ हटाना है. तो ये जो प्रोपगेशन हो रही है ये स्टिमुलाई हमारी नर्व्स को मिल रहा है, ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है. अब ये जो यहाँ से हाथ से दिमाग तक बात जा रही है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होगी ना, तो वो इस वोल्टेज के ज़रिए से, इसके डिफरेंस के ज़रिए से ट्रांसमिट होती है. नर्व्स, अब नर्व सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र करिए कि नर्व्स बेसिकली क्या होती हैं, वन और मोर बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम जो कन्वे करते हैं इन इम्पल्सेस को, सेंसेशन के, मोशन के, एक्सेट्रा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जहाँ पे इनको पहुँचाना है अपना. और नर्व बेसिकली कंपोज किससे हुई हुई होती है, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमने बोला कि नर्व्स क्या है, वो है ये एक बंडल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं ये होते हैं बेसिक वर्किंग यूनिट, जिनका काम ये वो वाला होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक. अब न्यूरॉन्स की जो बॉडी होती है अगर हम उसको पढ़ें तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स. अभी हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे. जैसे कि ये है, अब ये क्या है, एक पूरा क्या है, न्यूरॉन है. अब इस न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स हैं. जैसे कि सबसे पहले हम ये देखें, जैसे ये शाखें निकली हुई होती है जैसे वैसे, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं. इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. इनका काम क्या होता है कि जो कोई भी सिग्नल होता है, स्टिमुलाई होता है, उसको रिसेप्ट करना होता है, उसको रिसीव करना होता है. ये क्या करते हैं, रिसीविंग का काम करते हैं. फिर उसके बाद ये क्या है, सेल बॉडी है, इसको हम सोमा भी कहते हैं. इसका क्या काम होता है, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन करता है और फिर इसको आगे पहुंचा देता है मैसेज को. अब ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक्सॉन बना हुआ है. इस एक्सॉन का क्या काम होता है, ये कंडक्शन करता है, यहाँ से जो आया होता है उसको आगे पहुंचा देता है. अब ये एक्सॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइलिन शीट इंसुलेशन. ये माइलिनेशन हुई भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हुई भी हो. माइलिनेशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, बस अगर माइलिनेशन हुई भी होगी तो जो सिग्नल होगा वो ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा स्लो होगा. लेकिन फिर भी ये सिग्नल्स इतनी जल्दी ट्रांसमिट होते हैं कि फ्यू 10,000 ऑफ सेकेंड्स अगर हम उसका हिस्सा करें तो भी उसके अंदर बहुत जल्दी आगे ही पहुंच जाते हैं. लास्ट में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं. इनका क्या काम होता है, ये एक्सॉन था और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं. इनका क्या काम होता है कि ये आगे पहुंचाते हैं. ये न्यूरॉन ख़त्म हो गया, अब दूसरे न्यूरॉन तक या फिर किसी अफेक्टेड सेल्स तक या जहाँ तक इनको पहुंचाना था अपना सिग्नल, वहाँ तक ये इसके ज़रिए पहुंचाते हैं और ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और ये इंटीग्रेशन और ये कंडक्शन. इस तरीके से क्या होता है, एक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल फ्लो करता है. नर्व एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हमने बोला कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो वोल्टेज होता है उसका पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है किसी भी स्टिमुलाई की वजह से. तो ये क्या हो रहा होता है कि जैसे ही कोई भी एक्शन पोटेंशियल बिगिन होता है, मतलब कोई स्टिमुलाई आता है और एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन स्टार्ट होती है, तो होता क्या है कि जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है ना उनका जो रेस्ट के ऊपर, मतलब किसी भी स्टिमुलाई नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो उनका पोटेंशियल होता है ना वो नेगेटिव के अंदर होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है ना तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है पोटेंशियल. तो पॉजिटिव की तरफ जाने के बाद जब वो मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा से नेगेटिव की तरफ आता है. इसको हम क्या बोलते हैं कि नर्व एक्शन पोटेंशियल है. और ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओवर अ फ्यू 10,000 ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड की भी अगर हम 10,000 इससे कर दें उसके अंदर ये चेंजेस हो रहे होते हैं. हमने कहा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके ज़रिए से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. तो एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है, तो उसके कुछ स्टेजेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. रेस्टिंग स्टेज, सबसे पहले स्टेज क्या है, रेस्टिंग स्टेज. इसको हम रेस्टिंग स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई जनरेशन नहीं होती. इस फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, बिगिन्स होता है, मतलब स्टिमुलाई हमारे पास आता है और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है.
रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं। पोलराइज्ड क्यों बोलते हैं, चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त भी जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है उस वक्त भी उसके पास क्या होता है, कोई चार्ज होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -90 मिली वोल्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर मेम्ब्रेन का यही हो, चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या ये चार्ज है ना, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पोलराइज्ड है। नो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स। इस स्टेज के अंदर कोई ट्रांसमिशन नहीं होती है, बस यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट होता है डीपोलराइजेशन स्टेज। ये क्या है, सेकंड स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो अचानक से सडनली बहुत परमिएबल हो जाती है सोडियम आइंस के लिए, और सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है, मतलब कि सोडियम अंदर आने लग जाता है। सोडियम जब इंटीरियर के अंदर आने लग जाता है तो उसकी वजह से अब सोडियम पॉजिटिव आयन है, जब सोडियम अंदर की तरफ आने लगेगा क्या होगा कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है ना, जब मैं कोई चीज़ बहुत नेगेटिव है, मतलब अगर हम बहुत ले मैन एग्जाम्पल लें तो कोई बहुत कर्जे में है, ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अगर हम उसके पास एडिशन करते जाएं पैसों की तो क्या होगा, बेचारे का कर्जा ख़त्म हो जाएगा ना, वो उससे अगर अपना लोन चुका दे तो क्या होगा, नेगेटिव से उसकी जो कंडीशन होगी, फाइनेंशियल कंडीशन होगी, वो पॉजिटिव की तरफ आने लगी। हाँ, वो पैसे हम लोन नहीं दे रहे हैं, उसको ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, एक न्यूट्रल स्टेट आने लगेगी, उसकी नेगेटिविटी कम होने लगेगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा वो क्या होने लग जाएगा, न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली राइजेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो चार्ज था, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका चार्ज खत्म हो रहा है, वो न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेज। डीपोलराइजेशन स्टेज की फौरन बाद क्या आती है, रीपोलराइजेशन स्टेज आती है। इसके नाम से पता चल रहा है कि दोबारा से पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से चार्ज आने लग जाएगा। वो कैसे होगा, विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, बंद होने लग जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स खुलने लग जाते हैं। जितने वो खुलते हैं उससे भी ज़्यादा खुलने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन्स होते हैं वो बाहर जाने लग जाते हैं। ठीक है, जब पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, हमारी पॉजिटिविटी कम होने लग जाएगी, तो दोबारा से हम कहाँ पे आने लग जाएंगे, नेगेटिविटी की तरफ आने लग जाएंगे, तो इनका चार्ज दोबारा से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, मतलब कि हम लोग दोबारा से अपना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन की भी एक स्टेज आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए, फिर उसके बाद जब रीपोलराइजेशन हुई तो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, लेकिन जब रीपोलराइजेशन का स्टेज खत्म हो जाता है तो भी क्या होता है, कुछ पोटेशियम चैनल्स ऐसे होते हैं जो ओपन रहते हैं, फिर भी ओपन रह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पोटेशियम जो होता है वो निकल जाता है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर के नाम से पता चल रहा है कि ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन स्टेज, जिसके अंदर मोस्ट पोटेशियम चैनल्स डू नॉट एग्जिबिट इनएक्टिव, वो इनएक्टिव नहीं होते। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। Refractory period, the period of time after an action potential begins during which an excitable cell cannot generate। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वो स्टेज होती है, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के बाद एक स्टेज वो आती है जिसके अंदर सेल दोबारा से एक्साइट नहीं हो सकता नॉर्मल स्टिमुलाई के अंदर, नॉर्मल थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। नॉर्मल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या बोलेंगे कि हमें हर चीज़ को करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक चीज़, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होता है, अगर उतना अमाउंट होता है तो हम वो चीज़ कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर हमें समझें कि एक काम करने के लिए 10 मिली वोल्ट की वो चाहिए थी, पावर चाहिए थी, 10 मिली वोल्ट की पावर जब हमें मिलती है तो हम वो काम कर लेते हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी नॉर्मल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गया हमारा। तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर अगर इतने ही थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस हमें मिलेगा तो सेल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करता है। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसकी दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस भी आ जाए ना तब भी दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। इट कोइंसाइड्स विद द पीरियड ऑफ सोडियम चैनल एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन, ये इसके बीच में कोइंसाइड कर रहा होता है जब सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं और इनएक्टिवेट हो रहे होते हैं, मतलब कि जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसके अंदर क्या होता है, अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड, हो सकता है, लेकिन जब क्या हो, नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दी थी कि 10 मिली वोल्ट की हमें अगर पावर चाहिए थी, तो अगर उससे भी ज़्यादा अगर हमें मिल जाए तो फिर इसके अंदर जनरेशन हो सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ गया।
इट कोइंसाइड्स, ये किस पीरियड के अंदर आएगा, जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम हो गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स फिर भी ओपन रह गए हैं। आफ्टर इनएक्टिविटी सोडियम चैनल्स हैव रिटर्न टू देयर रेस्टिंग स्टेट। तो ये उस स्टेज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाता है तो ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करवा देते हैं। इस तरीके की रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये क्या है, एक एक्शन पोटेंशियल की पूरी डायग्राम है, जिससे सब समझ में आ जाएगा। जो हमने अभी स्टेजेस पढ़े थे वो, ये कौन सी स्टेज हो गया, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज होता है, जिसके अंदर हमारे पास स्टिमुलाई आता है और एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन स्टार्ट होती है। तो ये क्या हो गई, हमारे रेस्टिंग स्टेज हो गई। रेस्टिंग स्टेज के बाद हमने क्या पढ़ा था कि डीपोलराइजेशन स्टेज होती है, जिसके अंदर सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। अब ये मैंने थ्रेशोल्ड लेवल की बात भी बताई थी कि एक स्पेसिफिक चाहिए होता है हमें लेवल, जिसके ऊपर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या स्टार्ट होता है, इसकी जनरेशन स्टार्ट होती है। अब ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल ओपन हो गए। अब देखें, ये जो अगर इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो इस वक्त इसका क्या है, -90 मिली वोल्ट। कोई इसके बाद स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी इसका क्या है, -90 मिली वोल्ट। स्टिमुलाई आया, थ्रेशोल्ड तक का था, तो उसके बाद क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि चार्ज खत्म होता है और ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारा जो चार्ज, ये जो लाइन थी या ग्राफ था, वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगा। ये देखें 65 से कहाँ पे आ गया, +35 तक आ गया। तो ये क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई। अब इस डीपोलराइजेशन के बाद कौन सा स्टेज आता है, एक रीपोलराइजेशन का स्टेज आता है, जिसके अंदर ये दोबारा से अपना चार्ज होता है रीस्टोर करने लगता है, जिसके अंदर सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये दोबारा से नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है, दोबारा से +35 से -90 तक आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक स्टेज होती है हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज, जिसके अंदर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन रह जाते हैं, जबकि ये स्टेज अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेवल तक आ जाता है, उसके बाद भी ये क्या होते हैं, ओपन रह जाते हैं, ज़्यादा डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो इसको इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन का स्टेज बोलते हैं। इसके अलावा हमने एक स्टेज और पढ़ा था, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसके अंदर क्या होता है कि दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है, जिसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट के अंदर हमने बोला था कि जब वो सोडियम चैनल्स की बात हो रही थी, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की, वो वहाँ पे होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए तो भी क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है। दूसरी रिलेटिव की बात करी थी हमने, जहाँ पे पोटेशियम चैनल्स की बात हुई थी कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई आ जाए तो वो क्या कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।